Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 8 Kisan, Zamindar और Raj of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं? इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आइन में कृषि इतिहास के संदर्भ में संख्यात्मक आंकड़ों की दृष्टि से विषमताएं पाई गई हैं। ठीक है, संख्यात्मक आंकड़ों की दृष्टि से विषमताएं पाई गई हैं। सभी सबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए हैं। ठीक है, कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई, कीमतों और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। इतिहासकार आमतौर पर यह मानते हैं कि इस तरह की समस्याएं तब आती है जब व्यापक स्तर पर इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, आंकड़ों के संग्रह की अधिकता से छोटी मोटी चूक होना आम बात है। और इससे किताबों के आंकड़े की सच्चाई को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 16वीं सत्रहवीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं? अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। 16वीं-17वीं सदी में दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ठीक है, 16वीं-17वीं सदी में दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन इनका यह मतलब नहीं था कि उस काल में खेती केवल गुजारा करने के लिए की जाती थी। ठीक है, तात्कालीन स्रोतों में जिन्स एक कालीम अर्थात सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज़ मिलते हैं। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों को खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। ठीक है, इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स एक कालीम थी। चीनी, तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों के अंतर्गत आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। ठीक है, अथवा में एक और क्वेश्चन देखेंगे। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
खेतीहर अर्थात किसान परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे। महिलाएं मुख्य रूप में बुआई, बुनाई तथा कटाई का काम करते थे। ठीक है, पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, तो वहीं महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, बुनाई तथा कटाई का काम करती थी और पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। वास्तव में मध्यकाल विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दियों में ग्रामीण इकाइयों एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन श्रम उत्पादन को प्रमुख आधार बन गए थे। ठीक है, अतः महिलाओं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया था। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थे। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु के वाणिज्यीकरण के साथ साथ उसके उत्पादन के लिए महिला श्रम की मांग में भी वृद्धि होने लगती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती में सहयोग प्रदान करती थी अपितु आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घरों में भी काम करती थी। ठीक है, न केवल कृषि यानी कि खेती में सहयोग करती थी अपितु आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घर पर भी काम करती थी और अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। उल्लेखनीय है कि श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था क्योंकि उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना उदाहरण देकर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में कृषि अर्थव्यवस्था में मौद्रिकीकरण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया। मुगल सम्राटों की वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों के कारण साम्राज्य में मुद्रा का संचरण बढ़ने लगा। शाही टकसाल में खुली सिक्का कढ़ाई की पद्धति ने मुद्रा संचरण को और अधिक विस्तृत बनाया है। ठीक है, शाही टकसाल ने खुली सिक्का ढलाई की पद्धति ने मुद्रा संचरण को और अधिक विस्तृत बनाया। शीघ्र ही मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि होने लगी। मुगल सम्राटों की राष्ट्र नीति ने मुद्रा अर्थव्यवस्था की समृद्धि में विशेष रूप से योगदान दिया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ही राज्य द्वारा किसानों को यह छूट दे दी गई कि वे भू राजस्व का भुगतान नकद अथवा जिंस के रूप में कर सकते हैं। इस सुविधा के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक कारोबार के महत्व में वृद्धि होने लगी। यह सत्य है कि इस काल में ग्रामों में दस्तकार विशाल संख्या में रहते थे। ठीक है, यह सत्य है कि इस काल में ग्रामों में दस्तकार विशाल संख्या में रहते थे और उन्हें उनकी सेवाओं के बदले प्रायः जिंस के रूप में अर्थात उत्पादन के रूप में भुगतान किया जाता था। किंतु हमें इस काल में सेवाओं के बदले नकद भुगतान के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के स्रोतों में बंगाल में जजमानी नामक एक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त बंगाल में जमींदार लोहारों, बढ़इयों और सुनारों तक को उनकी सेवाओं के बदले रोज का भत्ता तथा रखने के लिए नकदी देते थे। विचाराधीन काल में ग्रामों और शहरों के मध्य होने वाले व्यापार के परिणाम स्वरूप ग्रामों के कारोबारों में
भी मौद्रीकरण का महत्व बढ़ने लगा। ठीक है, ग्रामों के कारोबार में भी मौद्रीकरण का महत्व बढ़ने लगा। ग्राम समुदाय महाजनों और बंजारों के माध्यम से कस्बों और शहरों को अनाज भेजते थे। इस प्रकार ग्रामों में पैसा वापस आ जाता था। मुगल साम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र में कर की गणना और वसूली भी नगद रूप में की जाती थी। किसान सुविधा एवं इच्छा अनुसार अनाज अथवा नगद रूप में भू राजस्व का भुगतान कर सकते थे, किंतु राज्य नगद रूप में भू राजस्व प्राप्त करना अधिक अच्छा समझता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई? ठीक है, इसका आंसर देखें। वाणिज्य खेती का असर जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोह और लौक आदि बहुत मांग थी। लौक जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। ठीक है, व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। इस कबीले के लोग गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। जी, सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए। ठीक है, कबीलों के भी सरदार होते थे और कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, तो कुछ तो राजा भी बन गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। ठीक है, उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर उन्हें अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य की मांग की। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीले के साथ एक के बाद एक युद्ध किया। ठीक है, 16वीं-17वीं सदी के कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक से एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतीहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों यानी कि पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। ठीक है।